चलें शुरू करते हैं एक बुनियादी सवाल से। हम सीखते कैसे हैं? और कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के लिए नई चीजें सीखना इतना आसान होता है जबकि दूसरों को काफी वो स्ट्रगल करनी पड़ती है? आज हम दिमाग के अंदर एक बहुत दिलचस्प सफर पर हैं। हम डॉक्टर लारा बॉयड की रिसर्च और उनकी एक मशहूर टेडेक्स गुफ्तगू की रोशनी में इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में है, दिमाग पर काम करती हैं। जी। हमारा मकसद है न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को आम जुबान में खोलना। ये वो ख्याल है कि हमारा दिमाग वो पत्थर की लकीर नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये मुसलसल बदल रहा है और ये सफर शायद हमारी पुरानी सोच को थोड़ा हिला देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक अरसे तक तो यहाँ तक कि साइंस में भी ये माना जाता था कि बस बचपन गुजर गया तो दिमाग की जो मेन स्ट्रक्चर है वो सेट हो गई। हाँ, मैंने भी सुना था ऐसा कुछ। और वो दूसरी बात भी बहुत आम थी कि हम सिर्फ शायद 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं। ओह हाँ, वो 10% वाली मिथ। जी। डॉक्टर बॉयड ने वाज़ेह किया कि ये दोनों ही बातें अब दुरुस्त नहीं समझी जाती। टेक्नोलॉजी ने, खासकर एमआरआई ने, हमें अंदर झांकने का मौका दिया है। सही। और अब हम जानते हैं कि दिमाग कभी ऑफ नहीं होता, हमेशा एक्टिव है और सबसे बढ़कर वो मुसलसल अपने आप को बदल रहा है। और ये बात तो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है कि हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं, कोई नया हुनर या कोई नया ख्याल भी सोचते हैं, हम असल में अपने दिमाग को मतलब फिजिकली रीवायर कर रहे होते हैं। जी हाँ, लफ्जी मानों में। कमाल है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी अगर बिल्कुल सादा अल्फाज में कहूँ तो ये दिमाग की वो कुदरती सलाहियत है, वो एबिलिटी है कि वो तजुर्बात के रिस्पॉन्स में अपनी साख्त, फिजिकल स्ट्रक्चर, हाँ फिजिकल कनेक्शंस और अपने अफ़ाल यानी काम करने के तरीके, फंक्शन को बदल ले। अच्छा। ये उस सोच से बिल्कुल अलग है जो शायद 25-30 साल पहले थी। तब लोग समझते थे कि दिमाग बस या तो उम्र के साथ कमजोर होता है, हाँ। या फिर चोट लगने से, बीमारी से डैमेज होता है, बस। तो मतलब ये जो सीखना और बदलना है, ये सिर्फ बचपन की बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी हम अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी उम्र में सीख सकते हैं और इस प्रोसेस में अपने दिमाग को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। मौजूदा तहकीक यही कहती है। और ये तब्दीलियां सिर्फ नया कुछ सीखते वक्त नहीं होती। अच्छा। बल्कि हर वक्त, हर लम्हा हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ बदलाव आ रहा होता है। और ये एबिलिटी सिर्फ सीखने के लिए नहीं, बल्कि अगर दिमाग को कोई नुकसान पहुंचे, जैसे स्ट्रोक है। हाँ, स्ट्रोक का उन्होंने जिक्र किया था। जी। तो उससे रिकवर होने में भी इसका न्यूरोप्लास्टिसिटी का बहुत अहम रोल है। ये बुनियाद है इस सब की। अच्छा, ये तो समझ आया कि दिमाग बदलता है, लेकिन ये होता कैसे है? मतलब इसके पीछे क्या चल रहा है? डॉक्टर बॉयड ने 3 तरीके बताए थे ना? जी, उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह से 3 हिस्सों में बताया। पहला तरीका है कीमियाई या केमिकल। इसमें यह होता है कि दिमाग के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, उनके बीच जो कम्युनिकेशन है वो केमिकल सिग्नल से होती है, न्यूरोट्रांसमीटर से। तो जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, दिमाग फौरन इन सिग्नल्स की क्वांटिटी या उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ा सकता है, कम्युनिकेशन को बूस्ट कर देता है शॉर्ट टर्म में। अच्छा, फौरी तौर पर? हाँ, फौरी। लेकिन आम तौर पर ये टेम्पररी होता है, आर्जी। इसलिए ये शॉर्ट टर्म मेमोरी या किसी स्किल में फौरी बेहतरी के लिए काम आता है। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई नई चीज प्रैक्टिस करते हैं, उसी वक्त लगता है अरे वाह, ये तो आ गया। हाँ। लेकिन अगले दिन सुबह उठे तो गायब। हाँ, गायब। तो वो केमिकल बूस्ट था जो चला गया। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। उस वक्त फौरी बेहतरी के लिए वो केमिकल चेंजेस हुए थे, लेकिन शायद वो मुस्तकिल यानी साख्ती स्ट्रक्चरल चेंजेस में नहीं बदले। अच्छा, स्ट्रक्चरल, ये दूसरा तरीका है? जी, ये दूसरा तरीका है और ये ज्यादा गहरा है, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग। इसमें असल में न्यूरॉन्स के बीच फिजिकल कनेक्शंस बदलते हैं, नए लिंक्स बनते हैं, पुराने स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब वायरिंग चेंज होती है। हाँ, एग्जैक्टली। दिमाग में नए रास्ते बन रहे हैं या पुराने रास्ते पक्के हो रहे हैं। इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, रेपिटेशन चाहिए होती है। सही। ये वो चेंज है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी और किसी हुनर में असल महारत से जुड़ा है,
डॉक्टर बॉयड ने कहा भी था कि वो जो शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट है वो असल लर्निंग नहीं है। असल लर्निंग तब होती है जब ये फिजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस हों। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी कुछ रोजमर्रा की मिसालें भी दे रही थी वो। जी हाँ, और वो बड़ी जबरदस्त मिसालें हैं। जैसे जो लोग ब्रेल पढ़ते हैं, हाँ, उनकी उंगलियों से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है उसको प्रोसेस करने वाला दिमाग का हिस्सा उन लोगों से बड़ा हो जाता है जो ब्रेल नहीं पढ़ते। वाओ। या अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर जो राइट हैंड को कंट्रोल करता है वो उस हिसाब से डेवलप होगा। और वो लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स वाली मिसाल, हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। जी, उन्हें लाइसेंस के लिए पूरा लंदन का नक्शा, हजारों गलियां, लैंडमार्क्स सब याद करना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। और रिसर्च ने दिखाया कि इस इंटेंसिव लर्निंग से उनके दिमाग का वो हिस्सा जो स्पेशल मेमोरी यानी जगह याद रखने के लिए है, हिपोकैम्पस, वो बाकी लोगों से नुमाया तौर पर बड़ा हो जाता है। ये सब स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी है। और फिर तीसरा तरीका है अफाली चेंज। फंक्शनल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से कितनी आसानी से, कितनी शिद्दत से एक्टिवेट होते हैं जब हम दिमाग का कोई खास एरिया बार बार इस्तेमाल करते हैं किसी काम के लिए। जैसे प्रैक्टिस करते हुए। हाँ, तो वो एरिया ज्यादा एक्साइटेबल, ज्यादा फाल हो जाता है। अगली बार उसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। और वक्त के साथ सीखने के प्रोसेस में दिमाग के कौन से एरियाज मिलकर काम करते हैं वो नेटवर्क्स भी बदल जाते हैं। दिमाग उस काम को करने में ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। अच्छा, जैसे कोई रास्ता बार बार इस्तेमाल हो तो वो ज्यादा साफ और चलने में आसान हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी एनालॉजी है, वैसा ही कुछ। तो ये तीनों तरीके, केमिकल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ये मिलके काम करते हैं या अलग अलग? अक्सर मिलकर ही काम करते हैं, खास तौर पर जब हम कोई कॉम्प्लेक्स चीज सीख रहे होते हैं। फौरी बेहतरी के लिए केमिकल, मुस्तकिल महारत के लिए स्ट्रक्चरल, और उस महारत को यूज करने में आसानी के लिए फंक्शनल। लेकिन हाँ, अलग अलग हद तक भी हो सकते हैं, मगर आमतौर पर ये डायनामिक प्रोसेस है, हर वक्त चल रहा है हमारे दिमाग में। इन्हीं से हम सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं। यहाँ पर ना एक बहुत अहम सवाल आता है मेरे जहन में, थोड़ा परेशान करने वाला भी शायद। पूछिए। अगर हमारा दिमाग इतना अडेप्टेबल है, इतना प्लास्टिक है, तो फिर भी सीखना इतना मुश्किल क्यों होता है और हम चीजें भूल क्यों जाते हैं? और वो जो स्ट्रोक वाली बात, दिमागी नुकसान के बाद मुकम्मल रिकवरी इतनी चैलेंज क्यों है? अगर दिमाग बदल सकता है तो खुद को ठीक क्यों नहीं कर लेता? ये बिल्कुल वही सवालात हैं जिन पर डॉक्टर बॉयड की अपनी रिसर्च खास तौर पर स्ट्रोक के हवाले से फोकस करती है। उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि स्ट्रोक आज भी पूरी दुनिया में अडल्ट्स में लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह है। सही। और एक दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में स्ट्रोक मौत की वजह के तौर पर तीसरी से चौथी पोजीशन पर आ गया है। ओह, तो ये अच्छी बात है। वेल, हाँ और ना। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रोक कम हो गए हैं, इसका मतलब है कि हम फौरी तौर पर शेडेड स्ट्रोक के बाद लोगों को बचाने में बेहतर हो गए हैं। लेकिन उनकी रिकवरी, उनकी वापसी नॉर्मल जिंदगी की तरफ, वो अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम अब तक कोई ऐसा इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं जो सबके लिए काम करे, जो स्ट्रोक के बाद दिमाग को पहले जैसा फंक्शन करने में मदद दे। लेकिन क्यों? इतनी मुश्किल क्यों है रिकवरी? क्या वजह है इसकी? डॉक्टर बॉयड के मुताबिक एक बहुत बड़ी वजह है वेरिएबिलिटी, इनफरादी फर्क। वेरिएबिलिटी मतलब हर कोई मुख्तलिफ है? एग्जैक्टली। हर शख्स का दिमाग यूनिक है। हर किसी का दिमाग अलग तरीके से प्लास्टिक है, अलग तरीके से सीखता है, अलग तरीके से चोट पर रिएक्ट करता है। पहले साइंस में, रिसर्च में इस फर्क को एक प्रॉब्लम समझा जाता था। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि वो डेटा को मेसी बनाता था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मुश्किल हो जाती थी, तो कोशिश होती थी इसे कम करने की, कंट्रोल करने की। लेकिन अब क्या? अब साइंस इस नतीजे पर पहुंच रही है कि ये वेरिएबिलिटी ही असल में की है। सबसे अहम इंफॉर्मेशन इसी में है। ये समझना कि लोग मुख्तलिफ क्यों हैं, यही असल बात है। और स्ट्रोक पर जो रिसर्च हो रही है उससे कुछ ऐसे बुनियादी सबक मिलते हैं जो सिर्फ स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए नहीं, हम सबके लिए अहम है, जो भी कुछ सीखना चाहते हैं। अच्छा, क्या सबक हैं वो? और सबसे अहम, अमल, बिहेवियर ही तब्दीली का असल ड्राइवर है। न्यूरोप्लास्टिसिटी
कोई ऐसी चीज नहीं जो बस हो जाए। इसे एक्टिवेट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए कुछ करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। मतलब कोई मैजिक पिल नहीं है कि बस खाली और दिमाग बदल गया, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मुझे याद है डॉक्टर बॉयड ने इस बात पर भी जोर दिया था कि प्रैक्टिस के वक्त जितनी ज्यादा कोशिश, जितनी स्ट्रगल महसूस होगी, उतनी ही ज्यादा लर्निंग होगी और दिमाग में उतने ही गहरे स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। तो मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। नहीं, बल्कि उसे एक सिग्नल समझना चाहिए कि दिमाग वाकई काम कर रहा है, बदल रहा है। वो स्ट्रगल इस बात का सबूत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और वो स्ट्रक्चरल चेंज के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और बात भी थी ना कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। बहुत अहम नुक्ता है ये। न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूट्रल है, अच्छी या बुरी नहीं है, ये दोनों तरफ काम करती है। हम इससे नए हुनर सीख सकते हैं, पॉजिटिव, लेकिन इसी वजह से हम चीजें भूल भी सकते हैं, यूज इट और लूज इट। बुरी आदतें पड़ सकती हैं, एडिक्शन हो सकती है, क्रॉनिक पेन डेवलप हो सकता है। ये सब नेगेटिव प्लास्टिसिटी है। मतलब हमारा दिमाग हर उस चीज से शेप हो रहा है जो हम करते हैं, और हर उस चीज से भी जो हम नहीं करते। जो रास्ते इस्तेमाल नहीं होते वो कमजोर पड़ जाते हैं। वाह, ये तो बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। लेकिन अगर अमल करना इतना जरूरी है और स्ट्रगल भी ठीक है, तो फिर वापस उसी वेरिएबिलिटी पे आते हैं। अगर सब मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट्स मुख्तलिफ क्यों? स्ट्रोक रिकवरी में भी यही मसला है। तो इसका क्या हल है? ये शायद दूसरा सबक है। बिल्कुल, ये हमें दूसरे बुनियादी सबक की तरफ लाता है। सीखने का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल तरीका नहीं है। वो जो कहते हैं ना, 10,000 घंटे लगाओ तो मास्टर बन जाओगे। हाँ, वो 10,000 घंटे वाला रूल। डॉक्टर बॉयड कहती हैं, इट्स नॉट दैट सिंपल। उनकी रिसर्च खासकर स्ट्रोक रिकवरी में ये दिखाती है कि कुछ लोगों को शायद इससे कहीं ज्यादा टाइम लगेगा। कुछ लोग बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी रिकवरी दिखा देते हैं। लेकिन फर्क क्यों है? क्योंकि हर किसी का दिमाग मुख्तलिफ है, स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग है। तो फिर इसका हल क्या निकलता है? अगर हर कोई इतना डिफरेंट है तो हम कैसे पता लगाए कि किसके लिए क्या बेहतर है, स्ट्रोक रिकवरी में या आम लर्निंग में भी? यहाँ से पर्सनलाइज्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट उभरता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन ने कैंसर के इलाज में इनकलाब लाया है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मतलब हर मरीज के लिए अलग इलाज? जी, कैंसर में अब डॉक्टर्स पेशेंट की जेनेटिक्स, ट्यूमर की टाइप देखकर इलाज को टेलर करते हैं। डॉक्टर बॉयड और उनकी टीम की रिसर्च भी इसी तरफ जा रही है। वो देख रहे हैं कि क्या दिमाग की कुछ खास खसूसियात, जिन्हें वो बायोमार्कर्स कहते हैं। बायोमार्कर्स, ये क्या है? यानी दिमाग की स्ट्रक्चर या फंक्शन के वो पहलू जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। क्या ये बायोमार्कर्स प्रेडिक्ट करने में मदद दे सकते हैं कि स्ट्रोक के बाद किस शख्स के लिए कौन सा इलाज या थेरेपी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी? अच्छा, तो वो ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और उनकी लैब का जो शुरुआती डाटा है वो ये इशारा दे रहा है कि शायद सिर्फ एक बायोमार्कर नहीं, बल्कि बायोमार्कर्स का एक पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर बेहतर प्रेडिक्ट करता है कि कौन कितनी प्लास्टिक चेंज दिखाएगा, कितनी रिकवरी करेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा दिमाग जो यूनिक है, ये कोई मसला नहीं, बल्कि यही वजाहत है कि क्यों कुछ बच्चे स्कूल में एक तरह से सीखते हैं, कुछ दूसरी तरह से, क्यों कोई ज़बानें आसान सीखता है, कोई खेलों में माहिर होता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये इनफिरादी फर्क, ये वेरिएबिलिटी ही असल में कहानी है। और ये सिर्फ क्लिनिकल बात नहीं है, ये हम सब पर अप्लाई होती है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में। जो भी हम सीख रहे हैं, जो आदतें अपना रहे हैं, जैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, वो सब हमारे यूनिक दिमाग पर असर कर रहा है। तो हमें सिर्फ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन नहीं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग के बारे में भी सोचना होगा। अपने लिए बेहतरीन तरीके ढूंढने होंगे। तो इस सारी गुफ्तगू का जो निचोड़ है वो ये है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की चीज नहीं है। ये तो एक मुसलसल बदलती हुई तामीर होती हुई चीज है। हर तजुर्बा, हर एक्शन, हर सोच, सब इसे शेप कर रहा है। जी, मुझे डॉक्टर बॉयड की वो बात याद आ रही है जो उन्होंने आखिर में कही थी कि जब आप इस कमरे से बाहर जाएंगे या जब सुनने वाले इस गुफ्तगू को खत्म करेंगे, तो उनका दिमाग वो नहीं होगा जो शुरू में था। ये कितनी गहरी बात है। और इसमें सबसे एम्पावरिंग बात यह है कि इस तब्दीली पर हमारा कंट्रोल है।
कम से कम कुछ हद तक हम इसमें एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। सही। डॉक्टर बॉयड की नसीहत बहुत प्रैक्टिकल थी। कोशिश करें ये समझने की कि आप खुद कैसे बेहतर सीखते हैं, आपके लिए क्या काम करता है। उन आदत को अपनाएं जो दिमाग के लिए अच्छी हैं, अच्छी नींद, वर्जिश, नई चीजें ट्राई करना, और उनको छोड़ने की कोशिश करें जो नुकसानदेह हो सकती हैं। प्रैक्टिस करें और याद रखें, प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ रिपीट करना नहीं, वो स्ट्रगल वाली मेहनत। स्ट्रगल वाली मेहनत जो दिमाग को स्ट्रक्चरल चेंज के लिए चाहिए। और ये एक्सेप्ट करें कि हर किसी के लिए स्ट्रैटेजीज मुख्तलिफ होंगी। हो सकता है आप म्यूजिक आसानी से सीख लें, लेकिन ड्राइविंग सीखना मुश्किल लगे। सही बात है। हर चीज के लिए अलग अप्रोच हो सकती है। और इस गुफ्तगू को खत्म करते हुए एक सवाल जहन में आता है जिस पर शायद सबको सोचना चाहिए। जी। अगर हर चीज जो हम करते हैं और हर वो चीज जो हम नहीं करते हमारे दिमाग को मुसलसल बदल रही है, बेहतर या बदतर के लिए, तो आज इस वक्त हम वो कौन से कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं, वो कौन सी छोटी या बड़ी एक्शंस ले सकते हैं जो कल हमें वो दिमाग बनाने में मदद दें जो हम असल में चाहते हैं। बहुत अहम सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें अपने रोजमर्रा के फैसलों को एक नए एंगल से देखने पर मजबूर कर सकता है।